बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस साल की अंतिम केंद्रीय बैठक। 2 अहम हाईवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी। कॉरिडोर के जरिए जुड़ेंगे कई बड़े शहर और सेंटर। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे का तीसरा दिन आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए अमित शाह ने दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीज मंत्र। कहा कि इस बार दिल पे लिख लो, हमारी सरकार। झुग्गी हटाने पर घिरी कर्नाटक सरकार। बुलडोजर एक्शन साबित हुआ बेअसर। लोगों ने पूछा कि योगी मॉडल की नकल या सॉफ्ट एक्शन की मजबूरी। बीजेपी ने लगाया आलाकमान के आगे सरेंडर होने का आरोप। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर धूमधाम से मनाया गया प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सम्मिलित। और नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज इस साल की अंतिम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने नासिक सोलापुर अक्कलकोट 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है और जिस प्रोजेक्ट की लागत 19,142 करोड़ रुपए है। कैबिनेट ने ओडिशा में NH 326 के 68.600 से लेकर 311.700 तक मौजूदा 2 लेन सड़क को पक्के शोल्डर सहित 2 लेन में चौड़ा एवं सुदृढ़ करने की परियोजना को EPC मोड पर मंजूरी दी है। आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ये दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये प्रोजेक्ट कई बड़े शहर और सेंटर को जोड़ेंगे। कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। ये 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इंफ्रा क्षेत्र की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म को हम देखें तो इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में जून के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने फैसले लिए गए वो ऐतिहासिक है अपने आप में। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स 1,52,000 करोड़ रुपए के, 24 हाईवे प्रोजेक्ट्स 2,18,000 करोड़ के, 8 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1,31,000 करोड़ के, 4 न्यू एयरपोर्ट 7,000 करोड़ रुपीस के, 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग के बड़े रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ के, 2 न्यू रोपवे 6,000 करोड़ के, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 28,000 करोड़ रुपीस के। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का
फाउंडेशन हमारे मिडिल क्लासेस के लिए और देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत मेजर माइलस्टोन साबित होगा। और इसी पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। रंजीत जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जाते जाते लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, यानी कि जो विकसित भारत का जो एक विजन है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। जैसे कहा उन्होंने, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि हमने दिल्ली को मुंबई से किस तरह से जोड़ा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुंबई को चेन्नई से भी जोड़ा जा रहा है। जाहिर सी तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कनेक्टिविटी तो मजबूत कर ही रहा है, आर्थिक लाभ भी दे रहा है, नौजवानों के लिए भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट को और इन फैसलों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमने शुरू से ही देखा है, मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा पुश रहा है। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को देखें जो कि करीब 20-22 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट जो आज लास्ट डे ऑफ 2025 में अनाउंस किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं एक रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। कैसे रेल रोड उसको पूरा एक उसका इंटीग्रेशन किया जाए, और जब भी ये रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली इससे जो रीजनल जो रोज़गार है, लोगों को रोज़गार मिलेगा और इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ओवरऑल जो देश की मैन्युफैक्चरिंग में इसको फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हमारे पास सीमलेस कनेक्टिविटी होती है रेल से, रोड से, हाईवे से, एयरवेज से और पोर्ट से, तो उसमें क्या है कि एक लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आती है। हमारे देश का जो अभी मोदी जी का विजन रहा है कि गति शक्ति मिशन जो हमने एक तैयार किया है, उसके तहत जो हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को करीब 13% से उसको करीब 9% तक लाना है। तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और जब भी देश, आज देखें आप, भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमी में। वर्ल्ड में आप देखें तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है। लास्ट क्वार्टर 8.2% के रेट से बढ़ा है। और जब भी इकोनॉमी इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ती है, सबसे जो पहले स्ट्रेस देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप रिसर्च में देखें तो 1 रुपया अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 3x यानी कि 3 गुना जो है हमें उसको जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलता है। और जो भी हम पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है भारत की तैयार हो रही है, जिससे जॉब मिलेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में हमारी एक में मदद मिलेगी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इससे भी मदद मिलेगी। क्योंकि जब हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो नेचुरली उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे प्रोडक्ट जाएंगे, वो भी हम एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी उसमें ला सकते हैं। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का एक फोकस रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और पिछले वर्षों में देखें तो आप लास्ट बजट में ही देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट रहा है। ये खास तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड हाईवेज तक ही नहीं है, आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, आप जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, और जो दिल्ली में देख लीजिए, और हर जगह जो हाईवेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, और बिल्डिंग्स जो नए बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट की आ रही हैं, सब में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक पुराने उसमें बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये है एक फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ग्रीन फील्ड इसमें प्रोजेक्ट का ग्रीन फील्ड जो है इसमें जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का ही इसमें रंजीत जी, हम जैसे आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें जो नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर है, उसकी खास बात यह है कि इसमें 17 घंटे का समय जो है वो कम हो रहा है। तो अगर इतना समय कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपने जिस तरह कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, साथ ही साथ लोगों को भी बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। जी बिल्कुल। जब भी देखिए
जो भी हमारे हाईवेज बने हैं, नेशनल हाईवेज बने हैं और एक्सप्रेसवेज बने हैं, उससे एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा ट्रैवल टाइम है, जो हमारा गुड्स जैसे दिल्ली से बॉम्बे जाता है, अगर पहले उसमें 24 घंटे लगते थे तो अब करीब 12 से 13 घंटे में पहुंच रहा है। तो उससे क्या हो जाए, एक मैन पावर, मैन आवर की सेविंग होती है और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा, कॉस्ट एफिशिएंसी आती है। जो हमारे प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज में हैं, वो जो है लोगों को कम कीमत में मिलते हैं। ओवरऑल एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी, होलिस्टिक अप्रोच इसमें देखी जाती है। और जिस तरीके से हमने एक जो मोदी सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट करने की कोशिश की है देश में, चाहे आप वाटरवेज की बात कर लें, चाहे पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन की बात कर लें, एक्सप्रेसवेज की बात कर लें। कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे कि लैंडलॉक हैं, लेकिन जो जिस तरीके से वहाँ पे एक्सप्रेसवेज का विस्तार हुआ है, तो उनको उसमें भी एक उनको उनके आवागमन में एफिशिएंसी आई है। मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है जब आप कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे आता है, एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, एयरपोर्ट से उतरते ही जो देखते हैं कि हमारी सड़कें कैसी हैं, और जब स्टेट्स में जाते हैं हाईवेज कैसे हैं, बाय एयर जा रहे हैं कि एयरपोर्ट में क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वो सब जब इन्वेस्टर देख रहा था उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है देश के लिए। जी, आपने चौड़ीकरण की जो बात की, वहाँ पे कोरापुट मोहना NH 326 को जो चौड़ा करने की भी बात हो रही है। इस तरह से जो भारी वाहन हैं वो भी आराम से सुगमता के साथ वहाँ पर चल पाएंगे और व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इन्वेस्टमेंट होते हैं, उससे जॉब, जो लोकल हैं उनको जॉब मिलती है, लोगों के हाथ में पैसा आता है। लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो नेचुरली जो है उसको उससे उपयोग करते हैं, तो कंजम्पशन उसमें बढ़ती है। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी में उसका ओवरऑल एक कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और दूसरा जो इससे ये भी है, जब आपके रीजनल लेवल में लोगों को वहाँ पे जॉब मिलेंगी तो जो माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से सिटी में, जबकि सिटीज़ के बिजनेस सेंटर्स जिसमें काफ़ी स्ट्रेस बढ़ता है, लोगों को जो रीजनल लेवल में ही अगर उसमें जॉब मिल जाएगी तो नेचुरली वो शहरों में नहीं आएंगे। तो इससे पलायन भी रुकता है, लोगों को जॉब मिलती है, लोगों के हाथ में पैसा आता है और एक इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टर जाते हैं, आप अगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप अगर कोई कारोबार उसमें करना चाहते हैं और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सीमलेस फैसिलिटी हो, और वहीं पे लोग जाके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अदरवाइज जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वही उसमें काफ़ी लग जाती है। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है इस तरीके से रीजनल लेवल में, उससे जो है सिर्फ जो रीजनल जो लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं लोग, उन्हीं को फ़ायदा नहीं होता, उनको फ़ायदा प्रोजेक्ट की वजह से ही नहीं होता, बल्कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उस एरिया में, उससे भी फायदा होता है। जब आप सड़कें बनती हैं तो नेचुरली उसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट लगते हैं और फैक्ट्रीज लगते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लगते हैं। जैसे खास तौर पे हम उड़ीसा को देख रहे हैं कि उड़ीसा की कनेक्टिविटी जो है, जो वहाँ के आदिवासी क्षेत्र हैं उनको भी प्रगति मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा जब वो दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे हाईवे से जुड़ेंगे। तो नेचुरली जब भी एक सीमलेस इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे होता है तो लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है। जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो नेचुरली जो लोकल का उनसे इंटरेक्शन बढ़ता है, जो उनकी जो एक ट्रेड एबिलिटी है वो भी बढ़ती है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ इससे हर किसी को फ़ायदा है। और जो रीजनल जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उन लोगों को तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट है ही, रोजगार का सृजन हो रहा है उनको, और दूसरा उनके हाथ में पैसा आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर जब वहाँ पे जाएगा तो नेचुरली उस एरिया को एक नया एक इकोनॉमिक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, उससे सभी जो लोग हैं उनको डेफिनेटली उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। जी रंजीत जी, हमारे पास समय की थोड़ी सी बचत है, लेकिन इसकी वजह से हम आपसे अब आगे सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने जो भी हमें जानकारियां दी हैं बहुत अच्छी दी हैं। और यकीनन ये केंद्र सरकार के ये दो बड़े
अहम फैसले हैं जो साल के जाते जाते एक तरह से तोहफा है जो लोगों को दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रंजीत मेहता, सीईओ हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं पीएचडी सीसीआई से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। और यहाँ बुलेटिन में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी लिहाज से बीजेपी पूरी तरह से कमर कसी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कोर लीडरशिप को तृणमूल कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का लगातार मुकाबला करने का निर्देश दिया। राज्य के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए जीत का बीज मंत्र दिया। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने बताया कि गृह मंत्री ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंतशील मुद्दों पर तृणमूल सरकार को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति के साथ घेराबंदी करने का मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, मगर बंगाल की उन माताओं का सम्मान आज सुरक्षित नहीं है, तो वहीं घुसपैठिए बंगाल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 4 राज्यों के 15 दिवसीय दौरे पर हैं और इसके बाद वे तमिलनाडु और केरल के दौरे पर जाएंगे। और इस दौरे का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, जनता के मुद्दों को समझना और चुनावी रणनीति तैयार करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देशवासियों के लिए गौरव और आस्था का क्षण बताया। उन्होंने अयोध्या की ऐतिहासिक भूमि और भगवान श्री राम से जुड़े भावनात्मक जुड़ाव और का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वही धरती है जिसने लंबे समय तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा की है। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से अयोध्या के ऐतिहासिक और वर्तमान स्वरूप की चर्चा की। पिछले शासन कालों में अयोध्या में अशांत करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और धार्मिक आस्था पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी रेखांकित किया कि बीते 5 वर्षों में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे हैं, जो आस्था और विश्वास के बढ़ते स्वरूप को दर्शाता है। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। कर्नाटक के कोगिलो में राज्य सरकार ने ध्वस्तीकरण अभियान बंद कर दिया है, लेकिन मामले में राजनीति जारी है। लेकिन भाजपा सरकार के यू टर्न को लेकर हमलावर है। कर्नाटक भाजपा नेता चलवादी नारायण स्वामी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वोट बैंक के हिसाब से फैसले ले रही है।
अभी 40 जगह में बेंगलोर में अभी तक डेमोलिशन हुआ, जिसको भी एक घर बन के नहीं दिया। और इधर हमें हाक की पहले से हम देख रहा है, इधर से बांग्लादेश और बाहर वाली रोहिंग्या से ये मैसेज हमने मिला था। जब हम कल मैसेज दिया हम आज इधर पहुंचेंगे, इमीडिएटली उन सब लोगों को इधर से शिफ्ट कर दिया। वोट चोरी बोल रहे हैं ना राहुल गांधी का वोट चोरी यही है। ये बाहर से लाके वोट बैंक इकट्ठा करके ये सभी वोट डाल के ये सत्ता में आने वाला है। दुनिया भर में आज रात नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। साल 2025 को विदा करने और 2026 के स्वागत को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और इसी उत्साह के बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस पर पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रख रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर खासी नजर रखी जा रही है। और इधर धार्मिक नगरी वाराणसी में भी सुरक्षा व्यवस्था चाको चौबंद कर दी गई है। नए साल के जश्न और श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा बल अलर्ट पर है। मंदिर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और वहीं बात करते हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में साल 2026 का आगाज हो चुका है। नए साल के आगमन पर ऑकलैंड में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसने आसमान को रंगीन रोशनी से जगमगा दिया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। म्यूजिक की धुनों पर लोग जमकर थिरके और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।